अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? तंग कर दिया मैंने या इजी हो सब? नो मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सही है सो सब। मच। माय रूटीन इज टू टफ। सो मैंने कहा किसी तरह से ये क्लास स्किप ना हो या प्रोलॉन्ग ना करनी पड़े या छोड़नी ना पड़े। तो बेहतर है कि मैं टाइम रीएडजस्ट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम निकाला और इस क्लास के लिए कनेक्ट हुए। रिमेनिंग ही हमारी कुछ चीज़ें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं आज के इस मॉड्यूल की वीक 3 की। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें डीएसएम है। और डीएसएम वो बाइबल है जिसको साइकोलॉजिस्ट की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी, उसकी अफादियत को नहीं समझेंगे तो वो उस तरह से उसको साथ नहीं लेके चल सकेंगे। सो एवरीवन इज रेडी फॉर क्लास। शुड आई स्टार्ट? थैंक यू। अच्छा। मैम, सॉरी मैम, कल एक क्वेश्चन था जो आपने हाँ, मैं कहा था कि यही मैं कहना। क्लास के स्टार्ट में पूछ लूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन नहीं किया, मेरे आपके मैसेजेस मेरे पास आ चुके थे। ये रिकॉर्डिंग आएगी, आप सुनिएगा, सब समझ आ जाएगा आपको। आमना क्वेश्चन शुरू कीजिए ताकि हम फिर फर्दर अपने मॉड्यूल पे जाइए। मैम, ये पिछला जो हमारा मॉड्यूल था उससे रिलेटेड है। हम्म। जो हमने एथिकल कंसर्न्स और जो कल्चरल बाउंड्रीज पढ़ी थी उसके हम्म। बारे में था क्वेश्चन। मैम, एक रियल लाइफ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जो जिनकी सेक्सुअलिटी का इशू था। वो बेसिकली बाय थे और उनको और इश्यूज थे जिनको लोग मतलब उनको ट्रीट करना था, उनकी थेरेपी करनी थी। हम्म। और आई ट्राइड माय बेस्ट, लेकिन आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में खुद जंग चलना शुरू हो गई थी क्योंकि बीइंग मुस्लिम्स, वो जो एक चीज होती है कि ये इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन आई डेंट हैव अ चॉइस एज अ साइकोलॉजिस्ट कि मैं उन्हें नहीं ये ऐसी कोई बात कह सकती कि आप ऐसा ना करें। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज बीइंग ह्यूमन, वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है जिसमें आपके अंदर की भी जंग शुरू हो जाए और आपकी साइकोलॉजिस्ट यानी आपके प्रोफेशन की जंग शुरू हो जाए। अच्छा, पहले तो ये बताइए, बाय अगर वो थे तो बाय में क्या थे? वो बाय नहीं होने चाहिए थे आपके ख्याल में? तो मैम, जैसे बीइंग मुस्लिम, हमें तो यही पता है कि इस तरह से मतलब फीमेल्स का फीमेल्स के साथ सेक्सुअल इंटरेक्शन और मेल्स का मेल्स के साथ, दैट्स रॉन्ग। तो वो फीमेल्स और मेल्स दोनों के साथ उनका था। लेकिन उनका इशू और कुछ था, लेकिन साथ में ये भी था कि फैमिली के साथ किस तरह वो बताएं और सारा कुछ करें। हम्म। तो मैं उनको इनकरेज जब भी करती थी तो मेरे अंदर एक जंग शुरू हो जाती थी कि मुझे क्या ये करना चाहिए, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग। नहीं, आप तो सॉरी, मैं दैट थोड़ा वाज सा ना डिफिकल्ट। डिटेल पूछना चाह रही हूँ। आप किस तरह से इनकरेज करती थी कि उन्हें नहीं करना चाहिए? आप ये उन्हें कहना की कोशिश कर रही थी इनडायरेक्टली? नो 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 मैम, मैंने मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट ही उन्हें डील किया था, तो मैंने उनको बताया था कि ऑब्वियसली देयर इज नथिंग रॉन्ग, दिस इज हाउ ह्यूमंस आर और सारा कुछ, क्योंकि वो उनके लिए एक इशू नहीं था। बेसिकली ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट बीइंग बाइसेक्सुअल। हम्म। तो इसलिए मुझे ऑब्वियसली उनको इनकरेज ही करना पड़ा था इस बात पे। लेकिन क्योंकि वो इस्लामिक भी थे काफी, 5 टाइम्स प्रे करने वाले, तो वहां पर मैं उन्हें जज तो नहीं कर सकती थी एज अ साइकोलॉजिस्ट या उनकी थेरेपिस्ट कि आप इस्लाम की बात भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो मैंने उस बात को बिल्कुल ओवरलुक किया था, लेकिन हर सेशन के बाद मेरे लिए बहुत एंजाइटी होती थी कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मतलब अल्लाह ताला तो नहीं मुझसे नाराज। तो इस तरह की चीजें जो हैं, मतलब एक बहुत अजीब सा क्लैश दिमाग में सारा वक्त चलता था हर सेशन के बाद। ठीक है, बहुत अच्छा मैम, सवाल। कैन यू ऐड अ पॉइंट? प्लीज बोलिए।
मैम, जहाँ तक मुझे इनकी बात की समझ आई ना, वो ये कहना चाह रही है कि इस्लाम में तो होमोसेक्सुअलिटी तो अलाउड नहीं है। तो कहीं ना कहीं एज अ मुस्लिम हम अंदर से होमोफोबिक होते हैं, हम माने ना माने हम होमोफोबिक होते हैं। एग्री। ठीक है। तो इस चीज को जो है ना, जब आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जो कि होमोसेक्सुअल हो, तो हम उस चीज को कैसे डील करें? तो आई गेस मुझे इसका एक सोल्यूशन ये लगता है कि आप उसकी वो वाली साइड मतलब क्विट कर दो ना, आप उसको एज अ नॉर्मल पर्सन देखो। ठीक है, इस वाली चीज से शायद आंखें बंद कर ले, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम बाइसेस से नहीं बच सकते। हम हर हाल में बाइस्ड होते ही होते हैं किसी न किसी तरफ। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, क्योंकि मैं घूमती इसी सराउंडिंग में हूँ, तो अगर ये वाला सवाल पूछा गया तो मेरे तो अंदर सब बल्ब जाग चुके। बहुत शुक्रिया आमना, ये बड़ा अच्छा रिलेटेड सवाल है। आपको पता है, जब सेक्सुअलिटी के केसेस में देखना शुरू किए थे ना, तो ये जो सारे सारे सवाल और सारे कंसर्न आपके आ रहे हैं ना, ये सारे मेरे माइंड में थे। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप पेंडोरा बॉक्स क्लाइंट का खोलते हैं उसकी प्राइवेट लाइफ में ना, और अगर वो पेंडोरा बॉक्स खोल के आपको उसको फिक्स करना ना आया या उसको एड्रेस करना ना आया, तो आज आप भी जूझते हैं और पेशेंट भी खराब होता है। खराब होने से मुराद पेशेंट के साथ ना डिफिकल्टी होती है, पेशेंट चाह रहा होता है उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग को और वो समझने की कोशिश करने की। इस तरह के केस के अंदर एज अ साइकोलॉजिस्ट पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट योर हिस्ट्री, तो आपको लगे कि वो उसका इंटरेस्ट, और अगर उसकी डेली लाइफस्टाइल्स के साथ वो चैलेंजिंग नहीं है और कॉम्प्लिकेट नहीं कर पा रहा, तो जैसे असफद ने कहा ना, होल्ड कर लेना है उस एरिया को, इतना ज्यादा आपने एड्रेस नहीं करना। और देखो, हम अब हमें हमें पता है कि साइकोलॉजी के अंदर भी एक्सपर्टीज हैं। कुछ डिप्रेशन के मरीज देख सकते हैं, कुछ एंजाइटी के मरीज देख सकते हैं, कुछ सेक्सुअलिटी के मरीज देख सकते हैं, कुछ इस तरह के। तो हर लेवल पे एक्सपर्टी, ऑल दो हमारे पास एज अ टीम या जिस तरह से भी जिस माहौल में हम माशरे में रह रहे हैं, वहाँ एक्सपर्टीज डिफाइंड ही नहीं है ना, उसको लोग तरजीह देते हैं। जैसे कपल थेरेपिस्ट हैं, तो आप पहले तो आपने सबसे पहले अपने माइंड में ये सोचना है कि कौन कौन, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं, हमारे पास बहुत अच्छे सेक्सुअल थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं। आपने सबसे पहले तो ये सोचना कि क्या मुझे उससे केस डिस्कस कर लेना चाहिए। जब भी इस तरह का केस आता है और इस तरह की चीजें आती हैं, तो सीनियर इज अवेलेबल ऑन द टॉप आपका, जैसे डॉक्टर साजदा हैं, तायरा है, अकील हैं, बहुत से लोग हैं, हम भी डिस्कस करते हैं एक दूसरे का केस। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को साइकोलॉजी से साइकोलॉजी स्टूडेंट पे कन्वर्ट करना है कि मुझे सीखने के लिए क्या करना है, किस तरह का केस मेरा आया है, मैंने डिस्कस करना है। हमारी लर्निंग के अंदर हमेशा ये होता है कि हम अकेले केस को देखने के, हमें लगता है कि हम अकेले देख लेंगे। आमना, ये मैं सिर्फ आपका नहीं कह रही, ये जनरली प्रैक्टिस कर, मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल रिप्लाई कर रही हूँ। पहले तो आपने देखना है कि किस सीनियर के साथ ये डिस्कस किया जा सकता है। इस तरह का केस अगर आपको लगे कि कोई भी ऐसा सीनियर या सराउंडिंग में आपका बंदा नहीं है जो कि आपको कैपेसिटेट करे या आपको उस पे गाइडलाइन दे, तो इमीडिएटली आपने उस एरिया के हवाले से जानना है कि उसको कितना ज्यादा उसकी रियल लाइफ के साथ डिस्ट्रैक्शन या डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। चेंज की तरफ यहाँ नहीं जाना। You are not Mollam, you are not a Islamic scholar, you are not there for his character improvement or anything. You need to treat her whatever distresses is going on within himself, उसके सेल्फ के लेवल पे जा रहा है। तो तीन ये लेवल अगर शुरू करेंगे, तो चौथे लेवल पे आपने फाइंड आउट करना है कि रूट कॉज उसकी बाइसेक्सुअलिटी की कहीं ना कहीं बनी होती है। ये लर्न बिहेवियर हैं, एलबीजीटीज के लर्न बिहेवियर हैं, ये सारे के सारे जेनेटिकली ट्रांसफर्ड नहीं है ये। देखो, गेइज्म जो है, या जितनी भी कौमें लूत थी, या उससे पहले के जितने पर्सपेक्टिव रहे, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एनीवन। हम क्योंकि बीइंग एन मुस्लिम एजिटेट करते हैं, हम होल्ड करते हैं, हम इसको एकदम से हराम करार देते हैं, एकदम से हम इसे कहते हैं कि दिस इज नॉट द, हम सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबसे पहले मैं सारी अपनी साइकोलॉजिस्ट को कहती हूँ कि प्लीज एक्सेप्ट सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी में मेल और फीमेल नहीं है, सेक्सुअलिटी में एक्सपीरियंसेस हैं। सेक्सुअलिटी में कैसा आप फील करते हैं, सेक्सुअलिटी के तो हमारी क्लासेस में यूजुअली जो बच्चे जो एडवांस लेवल की हम साइकोसेक्सुअलिटी में कपल थेरेपी सिखा रहे होते हैं, उसमें सेक्सुअलिटी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हम दिखाते हैं, सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ना, इस तरह का क्लाइंट कोई भी आए तो अंदर से जूझने की या इंटरनल वॉर करने की जरूरत नहीं है। आप उस एरिया को डील कर सकते हो तो जरूर डील करो। उसकी जो की स्ट्रेटजीज हैं, जिसकी उसमें डेली लाइफ की मैनेजमेंट है, उस पे आप उसको इंसाइट जरूर दो। आप उसको मोटिवेशनल लेवल पे, उसकी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लेवल पे आप अगर उसके साथ कुछ ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड कर सकते हो, तो उसको जरूर उससे कनेक्ट करो। उसके रूट कॉजेस पे उसको इंसाइट दो।
अब जैसे फर्ज किया आपने एक लाइन कही कि मैंने उसे बताया कि सेक्सुअलिटी में ये होता है, लेकिन किस तरह से होता है, फिर उसको साथ साथ ना इनडायरेक्टली गाइडेंस पे भी आता है पर्सन। देखो हमारा शोबा है गाइडेंस, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, रेफरल और स्क्रीनिंग और असेसमेंट। तो हम पंजे की तकनीक यूज कर रहे होते हैं। बास का हम साइकोलॉजिस्ट क्या कर जाते हैं, ये पंजे में से एक चीज पकड़ते हैं और एक ही चीज के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड नहीं होते उस लेवल के ना। ये कम्प्लेक्स एरियाज हैं। इवन डिप्रेशन के अंदर भी ये अगर डिप्रेशन अपर फिशल लेयर भी देखी जाए तो डिप्रेसिव क्लाइंट्स को भी सब साइकोलॉजिस्ट अच्छे से नहीं देख पाती। तो बहुत सी चीजों की ना एक्सपर्टीज की आमना, मेरा जो रिस्पॉन्स यहाँ पे होगा कि पहले तो एक्सपर्टी डेवलप करो, इस चीज के बारे में पढ़ो, रिलेटेड केसेस को पढ़ो। उस तरह का केस जब आया तो उन्हीं डेमोग्राफिक को, डायनामिक्स को लेके उसी तरह के केसेस ऑनलाइन हजारों पढ़े। हम पढ़ते भी नहीं है। पढ़ो, पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कि मेरे केस के अंदर कौन सी चीज जो है मुझे पकड़नी चाहिए, और मैं उसके डेमोग्राफिक में किस तरह से जो ऑलरेडी केसेस की कंक्लूजन या रिकमेंडेशन मेंशन हुई है वो उसमें पार्क करूं या उस मैनेजमेंट प्लान में डालूं तो बेहतर तरीके से मेरा पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा उस पे। तो खुद के साथ पहले तो खुद को एक्सेप्ट करो कि यू आर नॉट लाइक अ पर्सन की जिसमें जिसमें कोई फीलिंग नहीं है। हम फील करते हैं। मेरे सामने पेशेंट आके ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। मुझे जैसे मैंने आपको लास्टली भी बताया था, मैं तो 4 केसेस इंसेस्ट के देख रही हूँ अभी करंटली, इसी वीक में मैं देख रही हूँ कि माँ और बेटा आपस में सेक्सुअलिटी का बिल्डिंग करते हैं। दे दे वांट मी टू गाइड देम कि किस तरह से प्रैक्टिसेस होनी चाहिए एंड ब्ला ब्ला। वहां पे मैं मुस्लिम डेफिनेटली, मैं उनको पहले कहती हूँ कि बीइंग इन मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट प्रमोट दिस सर्विसेज। आई ट्राई टू क्योर एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट एंड स्ट्रेटेजीज कि इस सारे, फिर मैं इनसाइट प्रोवाइड, देखो बहुत से कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, बहुत से आगे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। जब आप इनसेस्ट सेक्स में जाते हो तो किस कदर आपकी बॉडी के अंदर एक एक सेल जूझता है, फिर वो साइंस एविडेंस आपको पता होने चाहिए। तो उस तरह से जब एजुकेट करते हैं, अभी उन्होंने क्या किया हुआ है, वो होल्डिंग पे लगे हुए हैं। मतलब मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आप होल्ड करो, लेकिन वो इस स्ट्रेटेजी तक आ चुके हैं कि वो होल्ड पे गए हैं, क्या विल ट्राई टू डिटैच विद ईच अदर। तो इस सारे सेगमेंट को लेके जाने के लिए इट्स अ रियली टफ एरिया। सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल इश्यूज या कोई भी चीज है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगी कि जब भी इस एरिया के अंदर घुसते हो तो केयरफुली घुसना है। सेकंड लेवल पे इसको पढ़ के घुसना है। अपनी जो बाइसेस हैं, अपनी जो जजमेंट्स हैं, अपनी जो लर्निंग है, हम मैंने भी सब कुछ यही सीखा हुआ है जो आप आमना आप कह रहे हो या असफद आप कह रहे हो। मैंने भी यही सारी चीजें सीखी हुई हैं और मुझे भी यही पता है इस्लाम। अब इस्लामिक कल्चर, कल कल इवनिंग में जो आपसे पहले मेरे एक पेशेंट थे, उनके साथ सिर्फ ये जानने आए थे, मैंने आपको बताया भी था शायद, कि ओरल सेक्स की एक्टिविटीज क्या है और इस्लाम इसे क्या कहता है। तो अब अगर फर्ज किया एकदम से मैं कहती कि बीइंग इन मुस्लिम मुझे पता नहीं है या मुझे नहीं, मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे ओरल सेक्सुअल एक्टिविटीज के हवाले से तो मैं फैमिलीज को गाइड करती हूँ, इंडिविजुअल्स को गाइड करती हूँ, काउंसिल करती हूँ, मैं ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हूँ। तो आई आई वॉज श्योर कि क्या क्या उनकी गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या क्या उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो रिक्वेस्ट ये है, माई माई कुलीग्स, एवरी वन इज कुलीग हियर। सो अब चीजों को पढ़िए, सीखिए, जानिए, खुद को डिटैच ना कीजिए। आमना, आई होप कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकी हूँ। पढ़ो बेटा, ये फील्ड सबसे खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि ये अंडर एड्रेस है तो हम इसको जान ही नहीं पा रहे। यस मैम, थैंक यू, वाकई में इट रियली हेल्प्ड अ लॉट। है ना। तो बहुत सी चीजें हैं कि जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, आई होप कि एवरीवन इज ऑन पे, ऑन ऑन बोर्ड। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं अपने बेटे को वेलकम कर लूं, मैं वापस आ रही हूँ, उसका ऑफ हुआ है एंड ही इज देयर। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा।
ओके, आई एम सो सॉरी। मैं थोड़ा सा 2 मिनट की ब्रेक चाहिए थी मुझे। एनी हाउ, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। साहब हमारे साथ हैं? अक्सर हमारे साथ है ना? हाँ ठीक है। यस मैम। चलो जबरदस्त हो। अच्छा, हमने कहाँ रोका था, कहाँ रुके थे? आपको याद है? कल्चरल प्रैक्टिसेस पे, राइट? कि हमने उसको स्टार्ट करना है। गर्ल्स, यस मैम। यस मैम। बायोसाइकोसोशल मॉडल हमारा हो चुका था। यस मैम। और हम कल्चरल प्रैक्टिसेस पे जा रहे थे। जैसे अभी सवाल बड़ा पर्टिनेंट था मिस आमना का। और मैम ने जो सवाल किया उसी के रिलेटेड इसी इन्हीं स्लाइड्स के अंदर ना थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। कल्चर और रिलीजन, दोनों ये जो चीजें हैं ना हमारी। अम, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ठीक है। कल्चर जो है ना वो बेसिकली हम कैसे अपनी डिस्ट्रेस को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से हम अपने इलनेसेस को बताते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रहा होता है यहाँ। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर डिस्ट्रेस को एबनॉर्मलिटी के साथ अगर किया जाए, या क्या एबनॉर्मल है उस चीज को अगर आइडेंटिफाई किया जाए, तो यूजुअली हमारे क्लाइंट आके कहते हैं ना, मेरा सीना घुट रहा है, या मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। इस तरह की चीजें वो बोल रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज के साथ, जो उन्होंने माशरे के अंदर सीखा होता है। कुछ लोग कहते हैं ना, बोझ पड़ रहा है यहाँ पे, यहाँ मेरा सीना बंद हो चुका है, मेरा सर बंद हो चुका है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, या मेरे बॉडी के अंदर कमजोरी हो चुकी है। इस तरह के अल्फाज जो बोल रहे होते हैं, वो फिजिकल सिम्टम्स को बेसिकली शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन होता एंजाइटी के कुछ ना कुछ अलामात होती हैं जिनको वो इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। अब बिलीफ इफेक्ट वेदर पीपल सीक हेल्प आर फ्रॉम होम, ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वो किसके पास जा रहे हैं, फेथ हीलर के पास जा रहे हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, कि किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। बहुत से लोग ना, ज्यादातर जब भी उनको सीने का या ये जो ट्रंक है पूरा का पूरा, इसके मसाइल होते हैं, तो 3 लोगों के पास जाते हैं, या तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या गेस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या सिंपल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जा रहे होते हैं। तो यहीं पे सारा वो गुबार होता है जो सोचों का भी होता है। तो अब उस चीज को आइडेंटिफाई करने वाला अगर अगला प्रैक्टिशनर ना हुआ, तो कल्चरल बेसिस पे वो कहेगा तुम्हारे सीने में जलन हो रही है, तो तुमने फला फला खा दिया। अब जलन के बेसिस पे रूट कॉजेज की अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं की जाती। बास का तो टेस्ट भी रन नहीं किए जाते हैं, लैब स्क्रीनिंग भी नहीं करवाई जाती कि ये दवा खा लो, ये दवा खा लो, मजीद कॉम्प्लिकेट किया जाता है। तो डीएसएम के अंदर जब भी फॉर्मुलेशन हम कर रहे होते हैं, या अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड हो रही होती है अपने केस के रिलेटेड, तो उसमें उस क्लिनिशियन मदद करता है अपने क्लाइंट्स की, और उसमें से पिक कर रहा होता है उसके बिलीफ सिस्टम, उसका बैकग्राउंड। जैसे पूछता है ना कि आप कहाँ से हो, किस तरह का खाना खाते हो, आप लोगों का। जैसे पठानों के अंदर, ये मैं लफ्ज पठान वर्ड यहाँ पे यूज कर रही हूँ बकायदा, कि वहां पे ज्यादातर गोश्तखोर हम कहते हैं उनको ना, ज्यादा से ज्यादा ये चीजें। इसी तरह से किसी कल्चर के रिलेटेड यहाँ वेजीज बहुत ज्यादा खाई जाती हैं, किसी कल्चर के रिलेटेड कहीं पे राइस ज्यादा खाए जाते हैं। तो वो खाने के साथ फूड और मूड बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। तो एज अ क्लिनिशियन, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप लोगों को कंसीडर करना होगा उनकी रिचुअल प्रैक्टिसेस क्या हैं, डेली प्रैक्टिसेस क्या हैं, फूड प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो किस तरह से अपना सोना उठना जागना और कल्चर को। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये होता है, ईद, बड़ी ईद के बाद जो उनकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के इवेंट्स, जब शादियां बहुत ज्यादा चल रही होती हैं, तो कुछ लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी बेसिस पे भी आपके मेडिकल इलनेसेस हाईलाइट होकर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रही होती हैं। अब क्लिनिकल सेटिंग के अंदर, जैसे डिप्रेशन में कहते हैं कि बोझ महसूस होता है, दिल नहीं लगता, लोग कहते हैं ना कि यार दिल आजार हुआ हुआ है, इस तरह की कैफियत को अपनी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ये लैंग्वेज है, लेकिन क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बैक एंड पे कहीं ना कहीं होपलेसनेस आती है, हेल्पलेसनेस आती है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ड करनी होती है एज अ साइकोलॉजिस्ट, ताकि हम चीजों को उस तरह से कर सकें। अब सर घूमता है, समझ, ये देखो, ये क्लिनिकल सेटिंग में ये वर्ड आ रहे हैं। अब कल्चरल बेसिस पे उसने सीखा, ये है कल्चर और लैंग्वेज, ये दोनों कनेक्टेड है यहाँ पे साथ। तो ये सारी चीजें स्लीप प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं।
साथ हैं? यस यस मैम। मैम। ओके, थैंक यू। सो जैसे लोकल फ्रेजेस के अंदर बिलीफ सिस्टम है, फिर लिटरल मीनिंग उसका क्या है, फिर इमोशन और इशू बेस हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, फिर इंटरप्रेट हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो रही हैं। फॉलो अप क्वेश्चंस के साथ भी हम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये वाली चार्ट शीट को भी डेफिनेटली, या जो जो अभी प्रैक्टिस में और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये चीजें आइडिया है। मैं सिर्फ ये एक ना आप लोगों को लेआउट दे रही हूँ कि कल्चर के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हुए आपने इंटरप्रेट करते हुए स्क्रीनिंग की तरफ जाना है और डीएसएम को यूज कैसे करना है, ये इसके साथ कनेक्टेड होगा अगली स्लाइड के साथ ना। मैं ज्यादा स्लाइड रीडिंग पे नहीं जा रही, इसलिए कि मैं मुझे आइडिया है कि ये जब आपके पास आएगा तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्योंकि ये वाला हमारा सारा का सारा जो मॉड्यूल है वो DSM-5 के साथ और पैथोलॉजी के साथ लिंक्ड है ना। डीएसएम पे मैं आ जाती हूँ, ताकि कल हमने 4 Ds को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, वो डीएसएम के अंदर जो चीजें आ रही हैं उसकी जनरल एक्सप्लेनेशन के साथ था। लेकिन आज के सेशन 6 के अंदर जो अलाइनमेंट मुझे लगता था कि आप तक पहुंचनी चाहिए ना, कुछ लोगों को डीएसएम का आइडिया है लेकिन इन डेप्थ आइडिया नहीं है। तो आप समझो कि ये इन डेप्थ आइडिया मैं इसलिए दे रही हूँ कि लेटर ऑन आप लोगों के हर एक के टेबल में, बुक बैग में कहीं ना कहीं डीएसएम, चाहे इवन मोबाइल के अंदर। अब तो उसमें वो बच्ची बता रही थी कि उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, हार्ड में किया, सॉफ्ट में भी DSM-4 5 अवेलेबल है। उसको भी डाउनलोड करके मोबाइल में रख सकते हैं, लेकिन मार्किंग जरूर होनी चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। सो ये क्योंकि 5th एडिशन, ज्यादातर 4th एडिशन में, अभी भी 4th एडिशन की कुछ चीजें यूज करती हूँ, लेकिन क्योंकि 5th इज एवरी 10 ईयर, 5 ईयर 10 ईयर ना डीएसएम का वर्जन भी आता है। उसमें कुछ चीजें चेंज की जाती हैं, वो मैं आगे आपको बताती हूँ, वो डिफरेंशिएट कैसे DSM-4 से 5 से आता है। तो ये क्योंकि एपीए इसको करता है पब्लिश, स्टैंडर्डाइज टूल है मेंटल हेल्थ कंडीशंस को बताने के लिए, और सब यूज करते हैं वर्ल्ड वाइज इसको क्राइटेरिया को फाइंड आउट करने के लिए। और इसका पर्पस बेसिकली यही है कि क्लियर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को बनाया जाए, पता हो कुछ कुछ लोगों को अपने यार्ड स्टिक्स का पता हो। जैसे आईसीडी का आइडिया है स्टूडेंट्स आपको? यस मैम। आईसीडी क्या है? मैम बेसिकली आईसीडी जो है वो यूके में इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो एपीए का समझ सकते हैं, जैसे एक उसका बेसिकली आईसीडी 10 जो है, जिस तरह डीएसएम 5 है उसी तरह आईसीडी 10 है, जिसका एक चैप्टर है जो साइकोलॉजी को बताता है। वैसे वो एक मेडिकल बुक है जो मेडिसिन से रिलेटेड है। थैंक यू आमना। आईसीडी बेसिकली साइकेट्रिस्ट के पास ज्यादा यूज होता है, वो मेडिसिनल बेस होता है। आईसीडी 11 तक पब्लिश हो चुका है। दोनों को पैरेलल यूज किया जा सकता है, मैं तो दोनों को रिज्यू करती हूँ जब, क्योंकि हमारा ज्यादातर क्लाइंट ये होता है साइकेट्रिस्ट की साइन बेस पे ज्यादा रिकमेंडेशन में होता है हमारा। जब मैं कहती हूँ तो कलेक्टिवली कह रही हूँ, हम सबका होता है। यहाँ पे साइकेट्रिस्ट ही ज्यादातर हमारे पेशेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इम्पोर्टेंटली आप लोगों को आईसीडी 10 इस आईसीडी 11 में, आईसीडी 11 को भी मतलब आईसीडी 11 और DSM-5 दोनों के क्राइटेरिया की अंडरस्टैंडिंग के साथ पेशेंट का डायग्नोसिस बिल्ड करती हूँ। तो आप लोग भी अपने लेवल पे ये चीज देख सकते हो, कर सकते हो। तो ये असेसमेंट और ट्रीटमेंट प्लानिंग और कम्युनिकेशन के अंदर मदद करता है। कम्युनिकेशन बिटवीन बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब मुझे पता होगा डिल्यूजन अगर वर्ड यूज किया तो अगला इसको अंडरस्टैंड कर जाएगा डिल्यूजन का मीनिंग, और डिल्यूजन का मीनिंग इंटरनेशनली वही परसीव किया जाएगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के अंदर। सो एक पूरी कम्युनिकेशन का एक वे है ये जो और इवन पाकिस्तान में तो नहीं, इंश्योरेंस कोडिंग सिस्टम जो जितना एनएचएस में है, इवन ऑस्ट्रेलियन हेल्थ कम्युनिटी के अंदर है, यहाँ से जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो मैं उनकी कोडिंग के साथ यहाँ से क्लाइंट को रिपोर्ट कर रही होती हूँ कि ताकि वो उनका सिस्टम सपोर्ट करे। मेरी स्टेम के साथ अगर किसी का केस आगे जाके प्रोसीड करता है तो बेहतर तरीके से वो उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करें, और कोई जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं, यानी कोई एसेट दिया जाता है, सॉरी रिसोर्सेज दी जाती है, फैसिलिटेशन दी जाती है, वो सारी प्रोवाइड की जाए। सो इसके 3 जो सेक्शंस हैं, इन तीनों सेक्शंस में यूज लिखा गया है, उसके बाद कोड्स और क्राइटेरिया मेंशन हुए हुए हैं। सेक्शन 3 के अंदर इमर्जिंग मॉडल्स और जो मैयर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। ग्रॉसरी और इंडेक्स, कभी हमें ये सब याद नहीं होता। मुझे याद है मरियम, आप मेरे साथ हो ना, हम जब डीएसएम के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से कर रहे थे तो कितना डिफिकल्ट लगता था।
तो यस इम्पोर्टेंटली मैम। सब मैक्सिमम बच्चों को ऐसा ही लगता है। तो जितना ज्यादा इसके अंदर मेंशन है, रट्टा कुछ भी नहीं लगता। जब आप प्रैक्टिस में आते हो तो आहिस्ता आहिस्ता खुद आपकी समझ आ जाती है कि मेरी प्लेट में डीएसएम से क्या चीज इंपॉर्टेंटली होनी चाहिए और मेरी एक्सपर्टी को क्या सपोर्ट करेगी। इसके 300 जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ओवर एक्चुअली 300 मेंटल डिसऑर्डर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ऑनसेट क्या है, कब शुरू हुआ, ड्यूरेशन कितना है, रिस्क फैक्टर क्या है, कल्चर और जेंडर कंसिडरेशन किस किस तरह की कंसीडर की जा सकती हैं। और फिर डिफरेंशियल डीडी को भी बिल्ड किया जाता है इसी के अंदर। की फीचर्स अगर आप समझे कि यार इस मॉड्यूल के की फीचर्स क्या हैं, जिसकी बेसिस पे हम क्लिक करके चीजों को रिसीव कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं अपने पेशेंट की फैसिलिटेशन के लिए, तो ये उसमें मदद कर रहा होता है। उसी तरह से आज जो मेजर चेंजेस 4 और 5 में आई है ना, कोई इतनी बड़ी नहीं आई, लेकिन एक्सेस का सिस्टम चेंज हुआ है और उस रिमूव किया गया है। वो पहले बहुत हम एक्सेस पे बिल्ड कर रहे होते थे कि ये सिस्टम इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती थी। डायमेंशनल सेवेरिटी रेटिंग को भी ऐड किया गया। पहले ये होता था कि हम सिर्फ अब क्योंकि जैसे अब हम रेट करते हैं कि 0 to 10 हो गया तो सेवेरिटी है ये वो, इस रेटिंग सिस्टम को प्रॉपरली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करके इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ताकि हम बेहतर तरीके से खुद पेशेंट के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें और अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट उसी अकॉर्डिंग अलाइन भी कर सकें। अच्छा, ये होर्डिंग या डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, अब तो स्क्रीन एडिक्शन, ये सारी चीजें भी अगला जो डीएसएम आएगा उसके अंदर प्रॉपरली होगा, वर्चुअल रियलिटी के साथ जो कनेक्शंस हैं और उसकी बेसिस बेसिस पे जो डोपामिन स्पाइक बिल्ड होता है। इवन सेक्सिज्म के अंदर जो बीडीएसएम है, बीडीएसएम को जो रिसर्च अभी पब्लिकेशंस आ रही हैं उसके अंदर डिसऑर्डर से निकाल के उसको जनरल प्रैक्टिसेस में किया जाएगा। तो देर आर सो मेनी अपकमिंग जो रिसर्चेस के अंदर अभी चेंजेस चल रही हैं। तो क्राइटेरिया कुछ दिनों के बाद जब दुनिया में इतना वास्ट लेवल पे चेंज आ रहा होता है, तो कुछ चीजों को फिर नॉर्मल कैटेगरी में, क्योंकि हर किसी को तो एडिक्शन में नहीं डाला जा सकता, हर किसी को पागल करार नहीं दिया जा सकता, हर किसी को डिस्ट्रेस में नहीं डाला जा सकता, तो वो क्राइटेरिया की जो टाइमिंग है या ड्यूरेशन है या उसकी सिग्निफिकेंस चेंज कर दी जाती है और उसको उस तरह से। अब वर्चुअल ऑटिज्म बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर उसको इन्वॉल्व किया जाता है। इवन डिप्रेशन के क्राइटेरिया को भी इस तरह से मेंशन किया गया है। तो कल्चरल फॉर्मुलेशन टूल्स के साथ इसको ज्यादा बिल्ड किया जा रहा है अब। अच्छा, ये बेसिकली फाउंडेशन ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस और केस फॉर्मुलेशन में वही उसकी इंपॉर्टेंस जो मैं पहले आप लोगों को बता रही थी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, इंटरप्रिटेशंस में, हेल्थ डिफरेंट हेल्थ कंडीशन जो हैं उनके अंदर ये क्लिनिशियन को मदद कर रहा होता है। एप्लीकेशन में क्लाइंट के सिम्टम्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स बनाने में, ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी को बनाने में, और एथिकल ईगो कल्चर। वही चीज बार बार रिपीट में इसलिए यहाँ पे बार बार मेंशन भी कर दी कि यार एक दफा से हमारे माइंड में ये चीज डिकोड हो जाए कि यस, दीज आर द, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अच्छा, आप लोगों के ख्याल में जैसे अभी 2 4 चीजें हमने एक दूसरे से डिस्कस की हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टैंडर्डाइज्ड करने की क्या जरूरत थी, छोड़ देते सबको? What do you think? Why it is standardization of this diagnostic manual for us? Any point of view except my discussion? मैं सवाल फिर से पूछ लेती हूँ कि ये डीएसएम को बनाने की क्यों जरूरत थी? मैम, डीएसएम, जहाँ तक मुझे याद है, जब मैंने साइकोलॉजी स्टार्ट की थी पढ़ना, तब DSM-4 था, फिर DSM-4 TR आया था, और फिर DSM-5। तो मैंने स्टार्टेड स्टडीइंग साइकोलॉजी फर्स्ट सेकेंड ईयर में। तब हम लोगों को एटलीस्ट यही बताया गया था कि अगर इस तरह से जनरलाइज ना किया जाए या स्टैंडर्डाइज ना किया जाए चीज़ों को, तो फिर हर कोई, जैसे एनजाइटी और डिप्रेशन इमोशंस में आ गया, जैसे सैडनेस का एक एक्सट्रीम लेवल वो डिप्रेशन है, और अब क्लिनिकल डिप्रेशन एक अलग चीज़ है। सो उस हिसाब से जो मेरी टीचर ने उस टाइम पे हम लोगों को समझाया था वो यही था कि अगर इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को नहीं स्टैंडर्डाइजेशन में रखेंगे और एक बुक में नहीं कंपाइल करेंगे, तो फिर वी वोंट नो कि कौन सी लिमिट है जहाँ तक हम लोगों ने एक चीज़ को नॉर्मल समझना है Yes, और उसको फिर ट्रीट करना है। तो exactly. बेसिकली लिमिट जो है कि कहाँ तक
आपने नॉर्मल कंसिडर करना है एक एक्शन को? यानी यार्ड स्टिक्स बनाई गई हैं, मई पैरामीटर्स बनाए गए हैं जिनकी बेसिस पे हम पेशेंट को लेबल कर सकते हैं या पेशेंट की मैनेजमेंट के हवाले से सोच समझ सकते हैं। बाइबल में से इसलिए लव वर्ड देती हूँ। जैसे इंसान के लिए खुदा ताला ने जब इंसान को उतारा तो कोई ना कोई किताब उतारी ना उसकी फीचरिंग के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका मैनुअल होता है एक ना एक। कुरान भी हमारा ह्यूमन बीइंग का मैनुअल है कि उसको कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका मैनुअल सारा। इसी तरह से अब इंसानों ने बीमारियों के लिए एक मैनुअल बनाया जो कि साइकोलॉजिकल मैनुअल है, और ये हमारा डीएसएम और आईसीडी है। सेकेट्रिस्ट भी डीएसएम इवन ज्यादा यूज करते हैं, आईसीडी 11। तो इस आईसीडी 11 जरूर देखिएगा। अम, अब क्योंकि एवरी साइकोलॉजिस्ट, मैं हर साइकोलॉजिस्ट को ये कहती हूँ कि ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, इसको पहले अंडरस्टैंड करो, और ये सारी चीजों को कम से कम फिंगर टिप पे नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग में जरूर ले लो। फिर ये क्योंकि क्लिनिकल बैकबोन है, तो क्लिनिकल बैकबोन में फिर आपकी असेसमेंट, केस फॉर्मुलेशन, केस, हम बात करते ना बीच में क्लिनिक में बहुत सी साइकोलॉजिस्ट को मैंने देखा है, ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, कि वो भूल जाती हैं बीच में। वो कहती हैं कि यार हमने पढ़ा था, हमें याद है, फिर उसको रिव्यू नहीं करते। तो हर किसी के साइकोलॉजिस्ट की जनरली ये चलता रहता है, ये तो सालों साल, इवन 20-20 साल तक की जो साइकोलॉजिस्ट, अच्छी साइकोलॉजिस्ट जिनसे कभी मेरी मुलाकात हुई है, तो उन लोगों का, उन्होंने कहा कि हम ये अभी भी कहीं ना कहीं रुजू करते हैं इसकी तरफ, क्योंकि ये भूल जाता है। ये वो है लैंग्वेज है या वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम नहीं, हाँ लेकिन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उस वक्त बिल्ड हो चुकी होती है, तो आप पेशेंट को देख के, क्लाइंट को देख के असेसमेंट कर लेते हो। एजुकेशनल पिलर के लेवल पे भी ये प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के लिए जरूरी है। कल्चरली इंक्लूसिव सिटी को इसको मद्देनजर रखते हुए फ्रेम किया गया है। और लैंग्वेज, जैसे मैंने कम्युनिकेशन की बात की, कम्युनिकेशन के लेवल पे है। लीगल यूज के लिए आप इसको यूज करते हो। जैसे अब मुझे बहुत लीगल यूज के लिए ये सपोर्ट करता है कि मैं वहीं से कोडिंग सिस्टम उठाती हूँ, कोड को एंटर करती हूँ। इवन हमारे भी जो कोड सिस्टम है ना, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के, रेप के, डिफरेंट अब्यूजेस के केसेस आते हैं, तो उसमें कोड बड़ा अच्छा काम कर जाता है। फिर आप अपने लॉयर को कहते हो कि दिस इज द कोड सिस्टम, यहाँ मैंने एंटर कर दिया है, अगला साइकेट्रिस्ट उसको देखेगा तो वो अंडरस्टैंड करके इसको प्रोसीड करेगा। सो एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा होता है। अच्छा, इस वीक का जो टास्क है ना, मतलब हमारा टास्क हर वीक में कोई ना कोई होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगी कि कल्चरल एक्सप्रेशन और बिलीफ सिस्टम पे अगर हम जाएं तो उसके लेवल पे कुछ चीजों को 3 डिफरेंट जनरेशन लेनी है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इंटरव्यू करना है आप लोगों ने कोई से 3 लोग, वो फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, डिफरेंट जनरेशन के, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हो सकते हैं। What, when someone is mentally unwell, what words or phrases do people use in their community, in our community? अगर आपका कोई प्रीवियस केस है और आपको लगता है कि यार ये वाला केस मैंने सुना था ना, तो जो इसने ये वर्ड किए थे, जो वर्बेटम मैंने इसका नोट किया था, मैं उसको रिपोर्ट कर सकती हूँ। तो आप उस तरह का कोई एक पैराग्राफ, एक इवन एक पैराग्राफ ही काफी रहेगा इस असाइनमेंट के लिए। तो आप उस तरह से उसको क्या कीजिएगा, फॉर्मुलेट करके मुझे शेयर कीजिएगा पर पर्सन। जैसे 3 पीपल करने हैं तो हर पर्सन का अपना अपना एक वर्बेटम आ जाएगा, और आप उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ शेयर कर लोगे। और फिर उसके उसी के ऊपर हम ना, क्योंकि हमारा अभी स्टेप वाइज जा रहे हैं, हम लोगों ने पहले केस प्रोफाइलिंग की है, केस हिस्ट्री की है, केस हिस्ट्री के बाद अब हम डायग्नोसिस को हल्का हल्का टच कर रहे हैं और पैथोलॉजी को देख रहे हैं। पैथोलॉजी के बाद हमारे जो केसेस की बिल्डिंग होगी उसके साथ फिर, क्योंकि हमने बीच में कोड क्या है, एथिकल गाइडलाइंस क्या है, उनको भी थोड़ा सा कनेक्ट किया है। तो ये सारी चीजें फिर हम वन बाय वन अपनी लर्निंग के साथ रिफ्लेक्ट साथ साथ करते जाएं इन असाइनमेंट्स के साथ, तो बेहतर तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाएगी। क्योंकि देखो, स्टिग्मा, साइलेंस, ये सारी चीजें हम देखते हैं हमारे क्लाइंट के अंदर बहुत है, लेकिन वो किस तरह से उसको एक्सप्रेस करता है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हमें बार बार रिकनेक्ट करनी पड़ती है कि कहीं पे क्लाइंट जनरल जब कोई अपनी बात कर रहा होता है तो बैकएंड पे कोई साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं होता। तो ये एक्सरसाइज आपको उसमें मदद करेगी। ये वाला सेशन था, मैं इसलिए चाह रही थी कि आप लोगों के साथ जल्दी से कनेक्ट हुआ जाए, और कनेक्ट होने के बाद आप तक इस सेशन को आज के को कम से कम पहुंचा दिया जाए। अगर बीच में बंद हो गया तो कनेक्ट हो जाएंगे। यहां तक जो मेरी बात हुई है, कोई सवाल किसी का है? गर्ल्स? नो मैम। किसी और का? अच्छा, आप लोगों में से कौन डीएसएम को, डीएसएम स्पेसिफिकली साइकोपैथोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हुए 10 मेजर डिसऑर्डर को हाईलाइट कर सकता है?
एनीवन, कोई मैम वॉलंटियर चाहिए मुझे। मैम वैसे जो मोस्ट कॉमन क्लिनिक्स में आते हैं ना, हम्म। वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मतलब जनरलाइज एंजाइटी का होता है, और हम्म। मूड डिसऑर्डर्स के आ जाते हैं, बाइपोलर आ जाते हैं, उसके अलावा ये कन्वर्जन के आते हैं बहुत सारे, हम्म। और डिसोसिएटिव के आते हैं लेकिन वो बहुत कम आते हैं, जिस तरह वो डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन, वो वाले आते हैं। पर्सनालिटी उसके डिसऑर्डर। अलावा पीटी जी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में ना ज्यादातर बॉर्डर लाइन की आती हैं फीमेल्स। हम्म। फीमेल्स को जो मैंने देखा है ना, वो फीमेल्स में है। हम्म। और ये OCRD जो है वो भी, जो पर्सनालिटी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो। हम्म। और इसके अलावा ये जो होते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं बच्चों में, हम्म। वो जो एडीएचडी वाले, अडल्ट एडीएचडी ADHD। कभी किसी ने देखा अडल्ट में? नहीं, मैंने नहीं, मतलब मैंने बहुत कम, मतलब न्यूरो डेवलपमेंटल वाले देखी बहुत कम है। अस्वद, और आपका उसके इंटरेक्शन अलावा हुआ कभी? थैंक यू मरियम, थैंक यू, बिल्कुल सही कह रहे हो। अस्वद, साथ हैं आप? अच्छा। कल की हमारी प्लानिंग ये है कि कल हमने जो यस साइकोपैथोलॉजी, मैम हियर। मैं पता नहीं क्या पूछ रही थी, मैं एडीएचडी अडल्ट केस न्यूरो का पूछ रही थी। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का पूछ रही थी हाँ आप। जी। जी मैम, मैंने ऑटिज्म के बच्चों के साथ काम किया हुआ है और डाउन सिंड्रोम के बच्चों के साथ काम किया हुआ है स्पेसिफिक। हम्म। क्राइटेरिया, वो सारी चीजें असाइन बेहतर तरीके से आप कर पाते हो, डायग्नोसिस जी, ऑटिज्म का बेहतर। स्पेसिफिकली ऑटिज्म का कर सकती हूँ, कि डाउन सिंड्रोम का तो अपेरेंटली आपको पता चल जाता है ना। हम्म। ऑटिज्म का ही ठीक हो गया। अच्छा, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही थी कि कल का जो हमारा सेशन होगा ना, कल के सेशन में हम लोग साइकोपैथोलॉजी को सिर्फ, जैसे डीएसएम की जनरल इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई, अब हमने डायरेक्ट उस पे जाना है। तो मेरी कल, खुदा करे कि सब खैर आफियत रहे, कल आप लोगों से कल मुलाकात होती है, साइकोपैथोलॉजी के स्पेसिफिकली डिसऑर्डर्स पे हम जाएंगे। ठीक है। कोई सवाल, कोई ऐसी चीज हुई, डायरेक्ट मुझे कर लीजिएगा कनेक्ट। हमारा सेशन आज का एंड हो रहा है, एंड होने से पहले ही मैं हाफिज कर देती हूँ, ताकि आप दोनों को, आप सबको फिर दोबारा से मुझसे कनेक्ट ना होना पड़े। कोई सवाल हुआ तो पूछ लीजिएगा, ये वाली रिकॉर्डिंग हमारी स्टूडेंट्स तक चली जाएगी, और कल मेरी आपसे फिर डिटेल में मुलाकात होती है। सब खैरियत रहे, साइकोपैथोलॉजी पे मिलते हैं। ये क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ, ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है।